दोस्तों आज हम राजपूत डायनेस्टी और स्पेशली पृथ्वीराज चौहान के बारे में देखेंगे। दोस्तों राजपूत अपने वीरता के लिए जाने जाते हैं। अर्लियर 12th सेंचुरी में दिल्ली पर राजपूत डायनेस्टी का कंट्रोल था, जिसमें 1130 से 1192 तक अलग अलग राजाओं ने दिल्ली पर राज किया, जिनमें तोमर, अनंगपाला, चौहान और फिर 1175 से 1192 तक पृथ्वीराज चौहान ने राज किया। पृथ्वीराज चौहान को अक्सर बादशाहों के आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा करने के लिए जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान का जन्म अजमेर में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद कम आयु में पृथ्वीराज चौहान को राजगद्दी पर बैठना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान भी और राजाओं की तरह अपना राज्य का विस्तार करते हैं, जिनमें उन्होंने अजमेर से निकल के दिल्ली की तरफ अपना रुख करा और वह उसमें सफल भी होते हैं। उत्तर भारत के पावरफुल रूलर बन जाते हैं। विशेष रूप से उनका कंट्रोल दिल्ली और अजमेर पर था, और वहीं दूसरी तरफ घुरिद एम्पायर था, जिनका कंट्रोल मॉडर्न डे ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कुछ हद तक इंडिया में भी था। घुरिद एम्पायर का रीजन फैलता जा रहा था और उनकी नजर अब नॉर्थ इंडिया की तरफ होती है। घुरिद एम्पायर को मोहम्मद गोरी लीड कर रहा था। मोहम्मद गोरी के सामने पृथ्वीराज चौहान खड़े थे। अगर नॉर्थ इंडिया पर कब्जा करना है तो पहले पृथ्वीराज चौहान को बैटल में हराना पड़ेगा। मोहम्मद गोरी ने नॉर्थ इंडिया की तरफ, जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का राज्य था, वहाँ पर छोटे छोटे लैंड और किलों पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, और फिर इन्हीं सबसे बैटल ऑफ ट्रेन स्टार्ट होती है। ये बैटल 1191 में होता है। मोहम्मद गोरी के पास इतनी बड़ी आर्मी नहीं होती है एज कम्पेयर टू पृथ्वीराज चौहान। माना जाता है पृथ्वीराज चौहान के सोल्जर की संख्या करीबन 50,000 थी, और वहीं दूसरी तरफ इससे आधे सोल्जर होते हैं मोहम्मद गोरी के पास, करीबन 25,000। मोहम्मद गोरी के काफी ज्यादा सोल्जर की मौत हो जाती है। इसे देखकर बचे हुए सोल्जर का भी मोरल डाउन हो जाता है। मोहम्मद गोरी अपने सोल्जर की हैसियत हुए वो खुद आगे आ जाते हैं। वो खुद आगे आके लड़ने का फैसला करते हैं, और फिर मोहम्मद गोरी के सामने गोविंद राय आ जाते हैं। बताया जाता है गोविंद राय ये पृथ्वीराज चौहान के भाई होते हैं। जब इन दोनों में लड़ाई स्टार्ट होती है, यानी मोहम्मद गोरी और गोविंद राय में, तो गोविंद राय अच्छा डैमेज करते हैं मोहम्मद गोरी को। डैमेज इतना हो गया था मोहम्मद गोरी का कि उसकी मौत भी होने वाली थी। तभी एक तुर्किश सोल्जर ने मोहम्मद गोरी को पीछे खींच लिया और वो मोहम्मद गोरी को इस बैटल से बाहर लेकर चला गया। उसके अगले साल ही यानी 1192 में सेकंड बैटल ऑफ रेन होती है। मोहम्मद गोरी एक बार फिर दिल्ली को कैप्चर करने निकल चुका था, और फिर उसके सामने पृथ्वीराज चौहान खड़े थे। इस बार मोहम्मद गोरी के सोल्जर करीबन 1 लाख के आसपास होते हैं, और वहीं दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान के सोल्जर की संख्या 3 लाख के आसपास होती है। मोहम्मद गोरी को पता होता है कि आमने सामने पृथ्वीराज चौहान को बैटल में नहीं हरा पाएगा। पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए पृथ्वीराज चौहान के सोल्जर को अलग अलग करना होगा और उनको अलग अलग फैला दे, जिससे मोहम्मद गोरी इजीली पृथ्वीराज चौहान पर अटैक करके उन्हें हरा दे। उस टाइम मोहम्मद गोरी की सोच होती है पृथ्वीराज चौहान के सोल्जर को डिवाइड करके पृथ्वीराज पर अटैक करना, और मोहम्मद गोरी इसे करने में सफल भी होता है। मोहम्मद गोरी ने जो तरीका यूज किया था वो पृथ्वीराज चौहान के लिए नया था। इससे पृथ्वीराज चौहान के बहुत सोल्जर की जान गंवानी पड़ी। एंड में पृथ्वीराज चौहान आगे आ जाते हैं। जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रेन में मोहम्मद गोरी आया था, पृथ्वीराज चौहान के आगे आने के बाद मोहम्मद गोरी के सोल्जर ने पृथ्वीराज चौहान को कैप्चर कर लिया, और बचे हुए पृथ्वीराज चौहान के सोल्जर का भी मोरल डाउन हो गया, और फिर इस बैटल में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और उन्हें बंदी बना लिया जाता है। ये पहला इन्वेजन था किसी इस्लामी का भारत पर। धीरे धीरे मोहम्मद गोरी ने और वे लैंड कैप्चर कर लिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।